नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झार CNT SPT में प्रयुक्त शब्दावली पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 में 20 शब्दावली, पार्ट 2 में 20 शब्दावली और आज 20 शब्दावली, टोटल 60 शब्दावली आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा, अंत तक बने रहिए वीडियो में। एक शब्दावली पहले हम यहाँ लेते हैं, थाना खर्चा। थाना खर्चा, ये सब पता ही है आपको, जितना भी वो शब्दावली है सब जमींदारी सिस्टम जब था तब का है। ठीक है, तो जमींदारी जब सिस्टम था, पुलिस सिस्टम नहीं बना था, मतलब सरकारी पुलिस नहीं बना था, अंग्रेज़ों के आने के बाद ही वो पुलिस बनी। उससे पहले तक जो कौन शासन व्यवस्था देखता था, जो पुलिस का काम कौन करता था, वो जमींदारी पुलिस था, जमींदारों की पुलिस था, उसको जमींदारी पुलिस कहा जाता है। ठीक है, इस जमींदारी पुलिस के ऊपर जो खर्च होता था, उसके लिए जो टैक्स लिया जाता था रैयतों से, मतलब किसानों से, किसको? जमींदारों को किसान देता था, उस खर्च को, उस टैक्स को कहते थे थाना खर्चा। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं भंडारी धान। ठीक है, भंडारी धान, सीधे इससे याद हो जाएगा भाई, धान मतलब इसमें फसल, धान दिया जाता था, हमने अनाज दिया जाता था। धान मतलब धान की ज़्यादा खेती होने की वजह से धान ही बोला गया। ठीक है, जैसे हम लोग झारखंड में बोलते हैं ना, भात खाएंगे, चावल खाएंगे, मतलब हमारे इधर सिर्फ चावल थोड़ी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, वही होता है। उसी तरह धान मतलब सारे अनाज। तो भंडारी धान किसको दिया जाता है? भंडारी नाम ही है, पता है कि जितने भी आदिवासी मतलब प्रशासन व्यवस्था देखे थे, पहाड़ा पंचायत या डोकलो शोहर, उसमें बहुत भंडारी शब्द आया था। ठीक है, तो भंडारी क्या होता है? हेल्पर होता था, जो हेड होता था उसके हेल्पर होते थे। तो यहाँ पे जमींदार का हेल्पर कौन था? दैट इज भंडारी हेल्पर हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद भंडारी हो गया, उसके बाद पनभरा हो गया, बहुत सारे होते हैं, गोड़ाइत होते थे, प्लस गोमास्ता, अभी आज ही पढ़े हम लोग ना, नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे गोमास्ता। ये सब कौन है? जमींदार के सहायक था। तो इस सहायक को भी तो पेमेंट चाहिए, इसका पेमेंट का पैसा कहाँ से आएगा? ये वो चावल के रूप में रैयत ही देते थे, किसान ही देते थे, अनाज के रूप में। जब अनाज के रूप में देते थे, दैट इज कॉल्ड, कहलाता था भंडारी धान। क्लियर। तीसरा है बुझारत। बुझारत वर्ड का मीनिंग हो गया भाई, बुझारत मतलब बुझाना, समझाना। ठीक है, बुझना मतलब जानते ही हो कि समझना। बुझारत। रैयत क्या होते थे? रैयत अनपढ़ होते थे, कम पढ़े लिखे, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है उसको क्या पता। ठीक है, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है उसको समझने के लिए मुंशी पढ़ता था, मुंशी डॉक्यूमेंट को पढ़ता था। मुंशी का पढ़ना, क्या पढ़ना? डॉक्यूमेंट पढ़ना और रैयतों को समझाना, इस कार्य को कहते थे बुझारत। दिस इज मतलब ये क्रिया है। ठीक। चौथा आप याद रखिए, बीददीरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीददीरी क्या होता है? एक ज़मीन होता है। ये कहाँ पे ज़मीन होता है? कोल्हान रीजन में होता है, और स्पेशली हो ट्राइब्स का ये ज़मीन होता है, हो ट्राइब्स का अधिकार रहता है इस ज़मीन में। हो ट्राइब्स में ये परंपरा है कि गांव के बाहर अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए एक एरिया में कुछ पत्थर गाड़ देते हैं। ठीक है, अपने पूर्वजों को जो नहीं है अभी, उसके लिए पत्थर गाड़ देते हैं, ये परंपरा है हम लोगों का। तो जिस ज़मीन पे ये पत्थर गाड़ा जाता है उस ज़मीन को बीददीरी कहा जाता है। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों में से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन, बालचरण। ठीक है, मेरा एक सब्सक्राइबर का भी नाम है बालचरण, वो बड़ा खुश हो गया होगा। ठीक है, बालचरण क्या है? ये भी क्या है? ज़मीन है। कौन सी ज़मीन भाई? ये देखिए, कटाई से पूर्व, कटाई पूर्व क्या होता है? जो ब्राह्मण होता है, पंडित होता है, सब का होता है, बैगा होता है, पाहन होता है, इन लोग कटाई से पूर्व जाके जो खेत में कुछ धान काट लेते हैं। ठीक है, वृत्ताकार में एरिया, बीच में घुस के वृत्ताकार एरिया में धान काट लेते हैं, जितना उसका मन है वो जो धान काट लेते हैं वो उसी का हो जाता है। ठीक है, तो ये पाहन लोगों को
देने का परंपरा है, धान उसी को कहते हैं बालचरण। ठीक है, तो ये बालचरण प्रक्रिया कहाँ है, पहले मानभूम में होता था, ठीक है, पुरुलिया में और धनबाद में। अभी क्या हो गया देखिए, अभी झारखंड में पूछेगा तो कहाँ है, धनबाद में, और धनबाद से ही कट के थोड़ा एरिया कट के बोकारो बना है, तो बोकारो में ये चलता है। और यही सेम चीज़ को पलामू एरिया में क्या कहा जाता है, अलो। मैं पिछले वीडियो में बता दिया था, यही सेम चीज़ को पलामू एरिया, पलामू में अलो कहा जाता है। ब्राह्मण, बेगा, पंडित, ये सब जो है पाहन, मतलब वो सगुन माना जाता है इसको। ठीक है, पलामू एरिया मतलब अभी का लातेहार और गढ़वा, वो भी इसी में इंक्लूड है। उधर आलो बोला जाता है, इधर मानभूम एरिया में मतलब धनबाद बोकारो में इसे बालचरण बोला जाता था। ठीक है, 5-6 नंबर क्या है, पेन भोरा। पेन भोरा ये क्या होता है भाई, आपने एक खड़ी पहाड़ा पंचायत में जब पढ़े होंगे, पहाड़ा पंचायत सिस्टम में, तो वहाँ पे आप एक पेन भरा बोल के कार्यकर्ता सुने होंगे, जिसका काम होता था जो पहाड़ा पंचायत बैठक लगाएगा उसमें पानी भरा से पेन भरा है, उसमें सब जो भी आदमी आएगा मीटिंग में उसको पानी पिलाना प्लस खाना का व्यवस्था करना। तो इस सेवा के बदले जो जमीन पेन भरा को दिया जाता था उस जमीन को पेन भोरा कहा जाता है। क्लियर। 7वां आइए, 7वां में क्या है, पाही कास्त। पाही कास्त ये क्या है, पाही कास्त जमीन है। कौन सी जमीन भाई, दूसरे गांव के आदमी आके आपके गांव में, मान लीजिए दूसरे गांव के आदमी आके आपके गांव में, आपके गांव की ज़मीन को पट्टा लेता है। पट्टा कौन देगा, ज़मींदार देता था। किस लिए, खेती के लिए। तो वो ज़मीन कहलाएगा अब पट्टा लिया हुआ ज़मीन दूसरे गांव के किसान का ज़मीन पाही कास्त कहलाएगा। क्लियर। 8वां नंबर पाही रैयत। पाही रैयत कौन है भाई, पाही रैयत वही आदमी है जो दूसरे गांव से आके आपके गांव में, आपके गांव के ज़मीन को पट्टा में लिया है और खेती कर रहा, उस रैयत को कहेंगे, उस किसान को कहेंगे पाही रैयत। ठीक है। पाही रैयत के संबंध में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। बंगाल टेनेंसी एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 वाला जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है ना, उसमें एक नियम बना दिया था कि जो पाही रैयत है, जो बहुत दिन तक लगातार बहुत दिनों तक अगर खेती कर रहा है तो उसको उस ज़मीन का मालिकाना हक मिल सकता है। ठीक है। सेम चीज़ को CNT 1908 में, CNT वाला एक्ट 1908 में का धारा नंबर 17 में ये कहा गया है कि भाई अगर कोई पाही रैयत लगातार 12 साल तक सेम ज़मीन पे लगातार खेती कर रहा है विदाउट एनी अपोज, कोई आदमी उसको अपोज नहीं करने वाला है, तो वो पाही कास्त क्या बन जाएगा, कायमी रैयत, पाही रैयत क्या बन जाएगा, कायमी रैयत। ठीक है। कब बन जाएगा, ये पाही रैयत लगातार 12 साल तक खेती करेगा पट्टे वाली ज़मीन में विदाउट ओपोजिशन, कोई उसके दावा ठोकने वाला ना हो। अगर 12 साल कर गया तो वो अब पाही रैयत नहीं रहेगा, वो कायमी रैयत हो जाएगा, मतलब उसका मालिकाना हक हो जाएगा। वो दाखिल कराने के लिए अपना नाम पे वो ज़मीन चढ़ाने का एलिजिबल हो जाएगा। बाद में एलिजिबल, कायमी रैयत मतलब मालिक नहीं हो गया है अभी, उसके बाद फैसला होगा तब जाके मालिक हुआ। ये क्लेम करेगा ज़मींदार के पास, वहाँ जो सिस्टम था उसके पास, सिस्टम बोलेगा हाँ भाई कोई इस ज़मीन का माई बाप नहीं है तो तू मालिक। ठीक है। दैट इज पाही रैयत और कायमी रैयत। अगला क्या है, पाल। पाल देखिए, पाल क्या है, ये भी एक ज़मीन है। कौन सा ज़मीन है भाई, कछारी ज़मीन। कछारी ज़मीन किसको कहते हैं भाई, कछारी ज़मीन जो नदी के किनारे किनारे ज़मीन होता है, या बाढ़ आ गया है ज़मीन, तो बाढ़ आने से पता ही है कि बाढ़ आने से जिस ज़मीन पे से होके बाढ़ गुजरता है वो ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। प्लस नदी के किनारे जब नदी सूख जाता है तो वो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, तो उस ज़मीन को पाल ज़मीन कहते हैं। ठीक है। उसको कछारी ज़मीन कहते हैं, मतलब नदी के किनारे वाला ज़मीन। उसके बाद 10 नंबर देखिए, नाजीर। आपने अभी कोर्ट में अगर कोई काम किए होंगे या कोर्ट से कोई रिश्ता होगा तो आपने आज भी एक वर्ड सुनते होंगे, नाजीर बाबू।
तो ये नाजिर कौन था? नाजिर एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी है ना, एक ऑफिसर है जो ज़मीन से रिगार्डिंग सारे केस को हैंडल करता है कोर्ट में, ठीक है, दैट इज़ नाजिर। ये 10 हो गया भाई। अब हम लोग और 10 पढ़ते हैं, ठीक है। धैर्य बना के रखते रहिए, ज़्यादा हार्ड है नहीं ये सब चीज़, थोड़ा सा कोशिश करेंगे सब याद हो जाएगा। दस हो गया और 10। 11 नंबर है दानाबंदी। दानाबंदी, देखिए दानाबंदी क्या है? ये टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कैसे टैक्स कलेक्शन किया जाए। इस प्रक्रिया में टैक्स कलेक्शन का आधार क्या होता है कि खड़ी फसल, जब खड़ी फसल पे टैक्स का नियमन होता है, मतलब ये नहीं कि बहुत सारे खेत है तो बहुत सारे टैक्स लगेगा। इस नियम के अनुसार आप बहुत सारे खेत में बोए कोई बात नहीं, अगर आधा से ज़्यादा मर गया फसल तो उसको टैक्स नहीं देना है। जो फसल अभी खड़ा है, जिससे अभी दाना निकल रहा है, उसी फसल पे टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज़ दानाबंदी। इस सिस्टम में आपके पास खेत कितना है इससे कोई मायने नहीं है, आपके पास जोत कितना है, बैल कितना है, हल कितना है, इससे कोई मायने नहीं। आप में अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट किया उस पर टैक्स लगेगा। और ये सिस्टम को मैं मानता हूँ वो सबसे अच्छा सिस्टम है, दानाबंदी। 12वां है पारबानी। पारबानी या इसको कहते हैं दसई सलामी, ठीक है, दसई सलामी। तो देखिए पारबानी या दसई सलामी क्या है कि ये दशहरा पूजा के लिए लिया गया चंदा है, ठीक है, या टैक्स है। दशहरा पूजा में ये सब चीज़ों में टैक्स है। कौन लेता है? जमींदार लेता है रैयतों के द्वारा। इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लीजिएगा। दशहरा पूजा होगा तो खर्च भी होंगे, ठीक है, तो खर्च होंगे तो खर्च लोगों से कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दसई सलामी होता है कि लोग उसे चंदा देते थे, ठीक है, टैक्स देते थे। सारे लोगों की होता था भाई इतना तुम्हें देना पड़ेगा, तब जाके दशहरा पूजा होगा, क्योंकि पूजा में तो खर्च होता ही है। इसको पारबानी या दसई से दशहरा याद रखिएगा, ठीक है। 13वां है, 13वां क्या? जरीब। जरीब क्या है भाई? आपने आमीन को देखते होंगे, जो ज़मीन मापता है, उसको जो ज़मीन मापता है ना, वो क्या होता है? चैन जैसा होता है, तो उसको जरीब कहते हैं। चैन मापने का जो मतलब जरीब मतलब भूमि मापने का जो स्केल टाइप मतलब चैन रहता है उसको कहते हैं जरीब। ये जरीब मतलब 100, उसको क्या बोलते हैं? 100 चैन, 100 कड़ी का, कड़ी कैसे? 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, ऐसे ही चैन बनता है ना। इसी तरह 100 कड़ी मिल गया तो जाके एक जरीब बनता था, ठीक है। 14 नंबर पढ़ते हैं जल शासन, ठीक है। जल शासन एक देखिए भूमि बंदोबस्ती था, एक व्यवस्था था भूमि व्यवस्था था, इसको मान लीजिए भूमि व्यवस्था। इस सिस्टम में क्या था भाई? देखिए नाम से ही पता चलता है जल शासन, इसमें जल की बहुत ज़रूरी है। देखिए जो प्रति भूमि होता था, ठीक है, इसको ज़मींदार के अंडर आता था, ज़मींदार ही इसका मालिक हुआ करता था। तो प्रति भूमि में ये जब जल शासन व्यवस्था लगा दिया तो उसमें कहता था कोई भी आदमी इस प्रति भूमि को कोड़ कर उपजाऊ बना के उपजाऊ बनाओ और खेती करो, कोई भी आदमी कर सकता है। लेकिन शर्त क्या है? उस प्रति भूमि पे आपको तालाब खुद अपने पैसे से बनाना पड़ेगा। अगर उस जगह पे तालाब बनवा लिए तो वो ज़मीन में आप खेती कर सकते हो, मालिक आप नहीं हो लेकिन खेती कर सकते हो कुछ साल के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है था, जो तालाब यहाँ पे मान लो किसी ने बनाया तो उसके आसपास वाले जो ज़मीन है इतनी दूरी तक टैक्स फ्री हो जाता था उसके लिए, कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बाकी इस तालाब का फ़ायदा तो यहाँ वाले ज़मीन वाले भी उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ वाले ज़मीन वाले, तो यहाँ वाले ज़मीन वाले पे टैक्स लेता था ज़मींदार, ठीक है। ये व्यवस्था को कहते हैं जल शासन व्यवस्था, जल की व्यवस्था करना, ठीक है। 15 नंबर हो गया चक्रान। ये चक्रान क्या होता था भाई? जो ज़मींदार के पास क्या होता था? लठेत होता था, लठेत नौकर। लठेत इसलिए रखते थे कि लाठी लेके साथ में चले, जो टैक्स नहीं देगा तो उसको ठोकना शुरू करना है, ठीक है। तो लठेत और नौकर,
को जो भूमि सेवा के बदले में जमींदार गिफ्ट के रूप में दे देता है, भाई इतना तुम लोगों ने मेरा सेवा किया तो ये ज़मीन तेरा, तो उस ज़मीन को कहते हैं चक्रान। ठीक है, और इस ज़मीन का एक और भी नाम है सेवा भूमि, सेवा के बदले दिया गया भूमि। ठीक है, चक्राना हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं डाहा। डाहा, ये डाहा क्या है भाई? ये डाहा ये चतरा एरिया में पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाहा किस एरिया में पाया जाता है? चतरा। ये डाहा क्या होता है भाई? डाहा वो ज़मीन है। ठीक है, डाहा क्या है? एक ज़मीन है। कहाँ? चतरा एरिया में कहा जाता है। ये ज़मीन क्या होता है? मान लीजिए कि ये जंगल है, इस जंगल को जला दिया गया और जलने के बाद जो राख हुआ, उस राख के वजह से ये ज़मीन फर्टिलाइज हो गया और इस जगह पे खेती कर रहा है। फिर 2-3 साल खेती किया, उसके बाद फिर से पेड़ को आगे बढ़ने के लिए दे दिया गया। फिर 4-5 साल के बाद पेड़ जब बढ़ गया तो फिर से जलाया, फिर से उपजाऊ बनाया। इस तरह के ज़मीन को डाहा कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों ने झूम सुना होगा, झूम की खेती, है ना। झूम की खेती में क्या होता है, थोड़ी सी डिफरेंस है। डाहा में क्या हो गया, परमानेंट आदमी इसको इस जगह पे खेती करता है। ठीक है, झूम की खेती में क्या करता है, आदमी यहाँ पे पहले जलाया, फिर दूसरी जगह जलाया, फिर दूसरी जगह जलाया, फिर दूसरी जगह जलाया, वो घूमते रहता है, स्थानांतरण होते रहता है। इसमें बस स्थानांतरण नहीं होता है। यही डाहा और झूम में अंतर है। ठीक है, तो झूम भी आपको समझा दिया। झूम क्या है? स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, और ये जो है स्थायी नहीं है। डाहा स्थायी है, उसी ज़मीन पे जलाएंगे, उसी ज़मीन पे उगाएंगे पेड़। ठीक है, उसके बाद 18वां पॉइंट आप लोग पढ़िए, नेग। ठीक है, नेग, आज भी नेग दिया जाता है, शादी ब्याह में नेग नहीं देते हैं, नेग या मंगन, वही वर्ड से नेग शब्द यहीं से शुरुआत हुई होगी। ठीक है, नेग क्या होता है? जमींदारों के घर में अगर शादी ब्याह हो रहा है, ठीक है, कोई उत्सव है या स्पेशली विवाह, उत्सव हो या ना हो, उत्सव के लिए बहुत सारे सलामी दे दिया गया आगे ही। ठीक है, विवाह, स्पेशल विवाह में जो बहुत सारे खर्च होंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा करके वहाँ के रैयत लोगों से थोड़ी थोड़ी टैक्स लेगा, दैट इज कॉल्ड नेग या मंगन। उसके बाद भूगुत बंध। ठीक है, भूगत बंध या भूगुत बंध, भूगत बंध ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या भूगुत बंध, ये क्या चीज़ है, इसको अच्छा से समझिएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको कहते हैं कि गिरवी रखना। ठीक है, गिरवी रख, भूगुत बंध मतलब गिरवी रखना, क्या? जमीन गिरवी रखना। ठीक है, अच्छा से समझिएगा। ज़मीन गिरवी रखना मतलब आपने ज़मीन गिरवी रखा तो इसके लिए ब्याज भी देना पड़ेगा। ज़मीन के बदले में आपने 100 रुपया लिया और 10 रुपया इसका ब्याज फिक्स, मतलब इसका ब्याज कुछ होता है। ठीक है, ब्याज का यहाँ फिक्सेशन नहीं होता है। ठीक है, ये ज़मीन प्लस ब्याज, मान लीजिए ब्याज, तो इसमें ब्याज क्या कहता है कि भुगत बंदी सिस्टम में कि भाई ये आदमी 100 रुपया उधार लिया तो बाद में जब 100 रुपया ही लौटाएगा, और इसका ब्याज क्या होगा, इस ज़मीन से जो उत्पत्ति होगी, इस ज़मीन से जो धान की उत्पत्ति होगा वो तुम ब्याज के रूप में यूज करो। 100 रुपया का 101 रुपया भी नहीं लौटाएगा, 1 चवन्नी भी नहीं देगा, बस उसका ब्याज वही होगा जो गिरवी रखी हुई ज़मीन पे जो खेती से उपज हो रही है वो उसका ब्याज होगा, दैट इज ए भुगत बंद। इसका 3-4 बार जिक्र आएगा CNT और SPT जब पढ़ेंगे तब, इसलिए इसको याद समझ लीजिए। अगला है सलत मासी। 20 नंबर क्या है? सलत मासी। 20 नंबर सलत मासी। देखिए सलत मासी क्या है, ये साल हो गया, कृषि वर्ष खत्म हो गया। ठीक है, 1 साल कृषि वर्ष खत्म हो गया, जमींदार से लोन लिया है किसने? रैयत ने। रैयत बोले तो किसान ने। ठीक है, अब जब खेती का उपज हो जाएगा तो जो लोन लिया है जमींदार से तो रैयत इसको वापस करने जाएगा, ये लो भाई तुम्हारा पैसा। जब जाएगा तो ये जमींदार क्या करेगा, जो बही खाता है उसका बही खाता उसको क्लोज कर देगा कि भाई इसने सारा पैसा चुका दिया। जब क्लोज जब जमींदार क्लोज करेगा खाता तब उसमें एक मामूली सा शुल्क लिया जाता है रैयत से, मामूली सा शुल्क, उस शुल्क को कहते हैं सलत मासी। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 20 मैंने अभी क्लियर कर दिया और बहुत जल्दी मैं 20 लेके आ जाऊंगा, टोटल 80 हो जाएगा और उसके बाद जितना भी बचा हुआ रहेगा धीरे धीरे ख़त्म कर दूंगा।
ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।